ये हमारा वीडियो उत्तराखंड में जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है उस पर आधारित है। हर सैटरडे को हमारी जो 100 नंबर की टेस्ट सीरीज आती है, विशेष रूप से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए हम मॉडल पेपर बनाते हैं। काफ़ी हद तक हम कोशिश ये करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपके उन पेपरों जो आपके आयोगों द्वारा पेपर बनाए जा रहे हैं परीक्षाओं में उनसे रिलेवेंट हों। तो इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करके चलते हैं और हर छात्र से हम अपेक्षा करते हैं कि अगर आप एवरेज 5-6 उसमें लगातार 70 के आसपास एवरेज स्कोर ले आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली कगार पर हैं और आपका सिलेक्शन आगे एक आध जो भी आने वाली परीक्षा है उनमें हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहले हमेशा ये रहता है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, इस टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें इस वीडियो को देखने से पहले। उस पीडीएफ से 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद मिलान यहां से कर लें। कोशिश में ये कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी इसके आंसर की बता दूं, जहां बहुत जरूरी होगा वहां पर मैं आपके क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो भी कर दूंगा। बाकी पूरे में आपका जल्दी जल्दी आपका आंसर बताते हुए चल रहा हूं। 100 नंबर का टेस्ट पेपर है जैसा हर बार होता है और इसमें 40 नंबर का जीएस और रीजनिंग वगैरह जो है और उसके अलावा 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी। तो हम शुरू कर रहे हैं। आप टेलीग्राम से इसको पहले कर ले, उसके बाद ही इसमें आए और अपने नंबर जो भी हैं, हमारे क्लास के स्टूडेंट तो डालते ही हैं, जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं प्लीज वो अपने कमेंट्स बॉक्स पर अपने नंबर डाल दें, नाम लिख करके कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं इस टेस्ट में। इससे हमें प्रतिस्पर्धा का भी पता चलता है कि प्रदेश में या देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें स्टूडेंटों की स्थिति क्या है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है। पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम चैनल से ये पेड है, ये फ्री है और काफी मेहनत से बनाया गया पेपर होता है। अगर आपको कोई सुझाव देने होते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है भाग 1 सामान्य अध्ययन, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। देश का पहला लिथियम आयन सेल प्लांट गुजरात में किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लिथियम आयन सेल प्लांट, जिससे हमारा बैटरी वगैरह बनाई जाती है लिथियम आधारित, क्योंकि अभी तक हम इसके लिए चाइना पर बहुत हद तक डिपेंड है। जो हमारे मोबाइल फोन या जो टॉर्च वगैरह में बैटरी लगती है तो उसके लिए अब भारत स्वदेशी प्लांट लगाने जा रहा है। तो ये आपका गुजरात में लगाया जा रहा है टाटा समूह द्वारा, इसको टाटा समूह लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। 150वीं वर्षगांठ किसकी? भारतीयों के आगमन की। यह आपका सूरीनाम में इसका 150वीं वर्षगांठ बनाई गई। 150वीं इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये 1873 में भारत से जो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न देश, खासकर वेस्ट इंडीज जिन्हें बोलते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह, उनमें त्रिनिदाद टोबैगो है, जमैका है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, या आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ओसनिया में फिजी है, या मॉरिशस है, सेशल्स है, श्रीलंका है। इन देशों में भारत से कई सारे मजदूर, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं, उन्हें अंग्रेज अपने साथ खदानों में काम कराने के लिए, बागानों में काम कराने के लिए ले गए थे। तो उन लोगों ने बाद में वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली। तो उन लोगों ने अपने भारत से आने की 150वीं वर्षगांठ का समारोह रखा था और द्रौपदी मुर्मू उसकी मुख्य अतिथि थी। ये आयोजन हुआ था सूरीनाम की राजधानी पैरामारीबो में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। आईसीसी हर साल अपने अवार्ड देती है। इस साल के लिए 2022 का हुआ, वैसे वो 23 में वितरित हुआ। तो आईसीसी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है इस साल का, वो चुना गया है पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम को। बाबर आजम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अरब लीग का नया सदस्य बना है। अरब लीग जो आपके अरब क्षेत्र, जो खाड़ी से लगे हुए देश हैं, अरब कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रियां हैं, ये तेल उत्पादक देश भी हैं ये। तो इनके एक संगठन है अरब लीग, उसका एक नया सदस्य अभी जुड़ा है सीरिया अभी इसका नया सदस्य के रूप में जुड़ा है। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगला, 2023 में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा।
तो ब्रिक्स सम्मेलन इस वर्ष आयोजित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर ये है। किस डॉक्यूमेंट्स को, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, किसी डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले जो इसके लिए कमांड दी जाती है वो सेव एंड सेंड टू की कमांड दी जाती है। सेव भी हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नया संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा के नाम से अभी उसका उद्घाटन किया हाल ही में प्रधानमंत्री ने, तो उसका जो डिजाइनर है, इसका वास्तुकार है, वो आपके विमल पटेल है। विमल पटेल। ये कंप्यूटर आपका जो समसामयिक है या करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर में आपका एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बाधित करने वाली एक तकनीक है, एक तरह का ये आपका कंप्यूटर हैकिंग का तरीका है कि बाधित कर दो कम्युनिकेशन को, दो कंप्यूटरों के बीच जो चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्निफिंग। स्निफिंग ये आपका बहुत प्रचलित शब्दावली है साइबर अपराध की दुनिया में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आया था इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में। वो आपके अफगानिस्तान जो ख्वारिज्म के साथ है मकबरनी, उसका पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी को शरण नहीं दी, तो वहीं से वो वापस चला गया। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय, जो चोलू ने नटराज की मूर्ति आपने देखा होगा, नृत्य की एक गोलाकार उस पे चक्र में जो मूर्ति है उसे नटराज की मूर्ति बोलते हैं। वो भारत में नृत्य की आपकी एक तरीके से उत्पत्ति का सूचक है। तो उस कितनी भुजाकार है? तो जो नटराज की मूर्ति है वो अष्टभुजाकार नटराज की मूर्ति है, अष्टभुजाकार। ये क्वेश्चन कई जगहों पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस संस्था का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? ये ऋग्वेद की सारी आपकी संस्थाएं हैं जो उस समय की मतलब आपके जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। तो ऋग्वेद, वैसे तो आपका ऋग्वेदिक काल में कबीलाई व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी वहां पर निर्णय सभा समिति और गण विदत आदि लेते थे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में आपकी इन उसमें सभाओं में, वो आपका विदत है। इसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है ऋग्वेद में। अगला, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारतीय ब्रह्म समाज, एक तो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने करी, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद पहला जो विभाजन हुआ वो आपके आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ। तो इन्होंने अपना एक अलग ब्रह्म समाज बना लिया जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 1929 में, जिसमें आपका लाहौर षड्यंत्र केस भी चला। इन दोनों ही चीजों पे चला था, सैंडर्स की हत्या और दूसरा आपका जो लाहौर जो आपका केंद्रीय असेंबली है उस पर बम फेंकने के कारण इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी के तहत फिर फांसी भी हुई इनको। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सर्वप्रथम किस गवर्नर ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? भारत में आपका प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का सबसे पहला काम किया था लॉर्ड वेलेजनी ने 1799 में। ये सेंसरशिप ले आया था। इसका ये होता था कि प्रेस में कुछ भी छापने से पहले उसे ब्रिटिश कार्यालयों में दिखाना होता था, चेक कराना होता था, एडिटिंग करवानी होती थी, उसके बाद जाकर के छप सकता था। यानी कि वो देख लेते थे कि कहीं उनके विरुद्ध कुछ तो नहीं छप रहा है, अगर वैसा मैटर है तो उसे हटा देते थे, तभी छप सकता था। तो लॉर्ड वेलेजली भारत में प्रेस सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत का झंडा कैसा होगा ये इनने तय करना था, इनकी जो कमेटी थी उसने। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। प्रेस तो है ही, विज्ञापन भी होते हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चलचित्र यानी कि पिक्चर वगैरह जो भी है वो भी है। हड़ताल नहीं है, हड़ताल स्वतंत्रता
नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो होती है, वो भी अस्त्र शस्त्र लेकर, लेकिन हड़ताल एक तरीके की काम को बाधित करने की प्रक्रिया है, इसीलिए ये नहीं होगी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO बोलते हैं जिसको, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपका काम दुनिया भर में भुखमरी आदि को मिटाने के लिए, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना है। तो इसका आपका जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसके एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, तो ये आपका उड़ीसा पहले नंबर में। भारत में सूखा किसका परिणाम है? सूखा, भारत में सूखा किस वजह से होता है? वर्षा की अच्छी प्रवृत्ति होगी तो बाढ़ आएगी, सूखा थोड़ी होगा। असामयिक वर्षा भी नहीं है, और सामयिक में भी वर्षा हो जाए तो भी आपका सूखा नहीं पड़ेगा। अनियमित वर्षा, अनियमित से भी नहीं है, कभी भी हो जाए वर्षा होनी चाहिए। असमान वर्षा, देखो कहीं पर भारत में आपका मासिन राव में आपको पता है कि 1300 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो रही है, और राजस्थान में 15 सेंटीमीटर से भी कम थार के मरुस्थल में। तो इसका मतलब किन्हीं क्षेत्रों में भारत में वर्षा का बहुत ही न्यूनतम मात्रा होती है। मानसून के द्वारा भी, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी वो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा असमान वर्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? जल अपवाह क्षेत्र यानी कि किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो सीधा सा आंसर है इसका गोदावरी। गोदावरी नदी बेसिन आपका भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, गंगा के बाद इन सब में सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा इसका है। ओवरऑल भारत में गंगा का, दूसरे नंबर पर गोदावरी का आता है। नदी बेसिन का मतलब जहां से नदी बहता हुआ जल प्राप्त करती है। जैसे गंगा का आपका प्रवाह क्षेत्र आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है, परंतु इसका नदी बेसिन आपका मध्य प्रदेश में भी है। चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, सोन है, ये आपका पानी लेकर के आती है। छत्तीसगढ़ से रिहिंद नदी पानी लेकर के आती है, और दिल्ली से आपका, दिल्ली और हरियाणा से यमुना पानी लेकर के आ जाती है। राजस्थान चंबल लेकर के आ जाती है, बनास आदि का पानी। तो इस तरीके से ये उसके गंगा बेसिन में आ जाते हैं। वैसे ही गोदावरी बहती आपके जिन राज्यों में, उनके अलावा भी उसका बेसिन है। तो कुल मिलाकर के बेसिन का मतलब नदी की द्रोणी होती है जहां से नदी को पानी प्राप्त होता है। तो गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा बेसिन और इनमें से सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारिक व भ्रमणशील है? भ्रमणशील यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं और पशुपालन करते हैं, वो मसाई है। मसाई जनजाति, आपको पता है मसाई जनजाति आपके जो अफ्रीका का केनिया आदि का क्षेत्र है, तंजानिया, केनिया, बरुंडी आदि का, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। एक पशुचारी जनजाति है, पशुओं का दूध पीते हैं, और इनकी विशेषता है पशुओं के दूध में आपके छोटी छोटी निडिल से, पशुओं की नसों से खून निकाल करके उसे पीते हैं ये मसाई लोग। पानी द्वारा अपर्दन किस स्थिति में सबसे ज्यादा होता है? पानी कटाव किस स्थिति में सबसे ज्यादा करता है? अधिक लंबी जलधारा में, अधिक चौड़ी जलधारा में, अधिक गहरी जलधारा में, या अधिक वेग वाली? जब तीव्र जलधारा होगी, वेग ज्यादा होगा जहां, वहां पर वो चट्टानों में मार करके उससे मिट्टी ज्यादा काटेगी, कटान इस स्थिति में सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन एक कारण है। भूस्खलन एक कारण है। एक, पृथ्वी के अंतर्भाग के ठंडे होने पर उत्पन्न दबाव का, पृथ्वी के अंदर अज्ञात घटना का, पृथ्वी की आंतरिक गैसों का, उपरोक्त में से सभी। भूस्खलन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो आपका पृथ्वी के अंतर्भाग के ठंडे होने पर उत्पन्न दबाव। यदि अंदर के भाग में ठंडापन आ जाता है तो दबाव के कारण चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो उसके कारण जो बाहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों से जो मलबा होता है, जो उसके साथ अच्छे से नहीं जुड़ा होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे को गिरना शुरू हो जाता है। तो इसमें से जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा पृथ्वी के अंतः भाग के ठंडे होने पर उत्पन्न दबाव का। विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस खाद्यान्न का होता है? सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका चावल का होता है। चावल का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाने वाला खाद्यान्न सबसे ज्यादा चावल है। अगला, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की स्थिति में क्या होगा?
ए, मंत्री परिषद भंग कर दी जाएगी, बी, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, कैबिनेट एक और नेता चुनेगी, राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए। देखो, जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से इस्तीफा देगा तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देगा और प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का चयन करता अपनी मंत्री परिषद का, यानी कि वो बॉस है उनका। अगर वो त्यागपत्र दे रहा है तो सीधी सी बात है, मंत्री परिषद भंग कर दी जाएगी, दोबारा क्रिएट होगी। दोबारा चुनाव नहीं होंगे, दोबारा चुनाव इसमें तब होंगे जब अविश्वास आ जाए। मान लो अभी नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना है तो दोबारा चुनाव थोड़ी कराए जाएंगे। नरेंद्र मोदी कहेंगे कि मान लो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है और अमित शाह को बना दो, तो नरेंद्र मोदी त्यागपत्र देंगे, एक बार पूरी जो मंत्री परिषद है भंग होगी। अमित शाह मान लो अमित शाह शपथ ले रहे हैं तो अपने साथ फिर नई मंत्री, चाहे वही पुराने वाले हो, लेकिन शपथ दोबारा होगी। यही प्रक्रिया होती है। मान लो बीजेपी के पास अभी बहुमत नहीं होता, 285 सीट अविश्वास में आ जाती तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता और दोबारा चुनाव होते, क्योंकि 273 सीटें चाहिए। कैबिनेट एक और नेता चुनती है, नेता तो चुनेगी कैबिनेट, लेकिन कैबिनेट खुद नहीं रहेगी ना, नेता पार्टी चुनेगी ना कि कैबिनेट। ये शब्द गलत है, जिस पार्टी के पास बहुमत है वो चुनेगी, यानी कि पार्टी नेता चुनेगी। राष्ट्रपति निर्णय लेगा कि क्या होना चाहिए और उसका अधिकार है नहीं। राष्ट्रपति का तब होता है जब आपका अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। वित्त विधेयक को पेश करने के कितने दिन के अंदर संसद को स्वीकार करना पड़ता है? कोई वित्त विधेयक यदि संसद में पेश हो गया तो उसे 2.5 महीने के अंदर, यानी कि 75 दिन के अंदर स्वीकार करना ही होता है। वित्त विधेयक की बात हो रही है, धन नहीं। धन विधेयक की अलग प्रोसेस है, क्योंकि हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता और हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। यानी कि धन विधेयक तो वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है। धन विधेयक वही वित्त विधेयक होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित धन विधेयक की जो 6 आपके क्राइटेरिया गठित किए गए हैं, उनमें से किसी भी एक को या एक से अधिक को फॉलो करता है, वही होगा और उस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। न्यायपालिका का कार्य है कानून का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं है, संसद करती है कानून का निर्माण। कानून की व्याख्या करना, बिल्कुल, कानून सही है या गलत है, कानून किस तरीके से लागू, किस तरीके से आपका इंप्लीमेंट होगा, ये करेगा। कानून का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन करना किस तरीके से नहीं, जो है उसे करना, जो इसने बनाया है न्यायपालिका ने, जिसका प्रमाणित किया है, वो आपका कानून क्रियान्वयन कार्यपालिका ही करती है। कानूनों को समाप्त करना भी संसद का काम है, बनाना और समाप्त करना संसद का काम है, लागू करना कार्यपालिका का काम है और सही तरीके से उसका लागू करने के लिए उसकी व्याख्या करना आपका न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका, ये दोनों विधायिका के काम है, ये कार्यपालिका का काम है और ये वाला काम है न्यायपालिका का। तो इसका सही आंसर होगा कानूनों की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, ये पूछ रहा है। तो क्षेत्रीय परिषदें आपके क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? क्षेत्रीय परिषद संविधान द्वारा स्थापित है? नहीं है, संविधान में कहीं पर वर्णित नहीं है क्षेत्रीय परिषदों का। संसद अधिनियम द्वारा स्थापित है? बिल्कुल, संसद ने एक अधिनियम पारित करके, एक कानून बना करके इसे पारित किया है। ये कुछ संविधान में नहीं है तो संविधान संशोधन द्वारा कैसे होगा? संविधान संशोधन द्वारा होता तो फिर संवैधानिक ही हो जाता। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भी नहीं है, बल्कि ये सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कौन सी फसल करेगी? दलहनी फसल। इनमें से दलहनी कौन सी है? मटर। क्योंकि जो भी दलहनी फसल है उसकी जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। वो राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका उसे तोड़ करके नाइट्रेट की फॉर्म में बदल देते हैं, यानी कि आपके नाइट्रोजन जिस फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं उसके रूप में। तो इसका सही आंसर होगा मटर। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ब्लड शुगर को व्यक्त किया जाता है किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि 1 डेसीलीटर में कितना मिलीग्राम होना चाहिए? सामान्य स्वस्थ मनुष्य का 70 से 140 होना चाहिए। ये ब्लड शुगर 140 से ज्यादा है तो बोलते हैं कि उसे उच्च आपका क्या बोलते हैं, शुगर है, यानी कि शुगर की बीमारी हो गई है। तो वो आपका 140 से अगर निरंतर ऊपर बना हुआ है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। 70 मिनिमम, अधिकतम 140। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर होगा।
लीटर, डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मतलब टैंक को भस्म करने वाली मिसाइल है नाग। 9 किलोमीटर मारक क्षमता है वैसे नाग की, सटीक, और ये टैंकों को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है। एजेंडा 21 का संबंध है, एजेंडा 21 एक्चुअल में आया था आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। दुनिया भर में आपके जो भी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए आपका एक वैश्विक स्तर पर एजेंडा लेकर के आया गया था कि सभी देशों को किस ओर प्रयास करने चाहिए। तो इसका संबंध है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, जो वर्ल्ड पर फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में। तो उसमें निकल करके आया था कि अब हम जो आपका आगे आने वाला कुछ समय है, मतलब 21वीं शताब्दी है, एजेंडा 21 21वीं शताब्दी से जुड़ा है। 21वीं शताब्दी के अंदर हम जो पिछली गलतियां हैं उनको सुधारते हुए पर्यावरण की रक्षा कर लेंगे, और पृथ्वी में जो भी चीजें खराब हो रही हैं, पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसे रोक लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखो, माउस इनपुट देता है, कंप्यूटर को कमांड देता है, प्रकाशीय पेन भी आपके उससे इनपुट लेती है, मॉनिटर दिखाता है जो हमने आउटपुट ले लिया है जो प्रोसेसर से, उसके बाद जो चीज हमें दर्शाई जा रही है वो मॉनिटर द्वारा। टच स्क्रीन भी आपके, जैसे मैं इसमें टच कर रहा हूं तो ये हमें इनपुट ले रही है पहले, फिर दे रही है। तो इसका मतलब मॉनिटर क्या है आपका, इसमें से शुद्ध आउटपुट डिवाइस है। ये आपका रीजनिंग का है, इसमें आपका ये बना रहा है सीरीज, इसकी फिर इससे और इसकी इससे, जे से फिर। तो इसमें तीन जो चीजें होंगी, डी के बाद पी आ रहा है, पी के बाद बी आ रहा है। अगर एबीसीडी में गिनोगे तो ये आपका 12 और यहां पर भी 12 होगा, तो ये एन सही आ जाता है, इसी का सही आंसर है। 3, 7, 23, 95। इस सीरीज में अगला जो आपका अंक है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। 3 दूना 6, 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूना 6, 1 7। फिर क्या करा है, 7 गुणा 3 धन 2, सीरीज बन रही है, 7 3 21 2 23। फिर क्या करा है, 23 गुणा 4 धन 3, 23 गुणा 4 92, फिर 3 प्लस 95। तो अब क्या होगा, 95 गुणा 5 धन 4, 5 बच्चे 25, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, 475 प्लस कितना होगा 4, यानी कि 400। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बी की बहन ए है, इसको, ये रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बी की बहन ए है, ए सी का भाई है। बी की बहन ए है, ए सी का भाई है, ए सी का भाई है। बी ए सी का भाई है, बी डी का पुत्र है। बी की बहन ए है। अच्छा, बी बी की, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसमें था ये बी की बहन ए है, ए सी का भाई है, सी का भाई है बी। अच्छा, सी का भाई है बी, यानी कि, और फिर क्या लिख रहा है, बी डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी कि बी की या तो पिता है डी या माता है।
लेकिन डी का ए के साथ क्या संबंध है पूछ रहा है, तो डी का ए होगा आपका बहन है, तो ये लड़की है, पुत्री होगी, ये सही आंसर है, तो इसका पुत्री होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें ये आपका कैसे बना रखा है देखो, 22 और 56, 22 और 56 को अगर हम जोड़ें, ये आएगा आपका 78। 78 में से अगर हम 15 और 8 23 घटाएं, नहीं, अगर हम इसमें करते हैं 56 और 15 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 71, और इधर जोड़ रहे हैं 22 और 8 को, तो ये आ जाता है 30, फिर इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाता है 41, ये सही बैठ गया। और इसमें अगर हम 46 और 9 को जोड़ें तो ये आ गया 55, 10 और 6 को जोड़ें तो ये आ गया 16, ये आ गया 55, और 55 में से अगर 16 को घटा दें तो ये आ जाएगा 39, ये सही होगा। तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है आपस में, और फिर इनको आपस में घटा देना है। 34 और 11 आपका 55 हो गया, और सॉरी 45 हो गया, और 14 और 6 20 हो गया, तो इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25, तो इसका सही आंसर होगा 25। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, ये एक आपका आकृति दी गई है, इसमें आमने सामने क्या भरना है ये, तो इसमें जो करा है देख लो, ये 9 2 पहले जोड़ा है 9 और 2 को आपस में, 9 प्लस 2 करा है ये, तो ये हो गया 11, और 11 का वर्ग कर दिया है, उसको सामने लिख दिया 121 के रूप में। तो हम 6 प्लस 8 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 14, और 14 का वर्ग कर दे तो वो हो जाएगा 196, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, अब आ गए हम पार्ट 2 में हिंदी। निम्नलिखित में से किस बोली को कौरवी कहा जाता है, तो आपको पता है कौरवी बोलते हैं किसको, खड़ी बोली हिंदी को कौरवी भी कहा जाता है। कौन सा एक वर्ण वत्सर्य व्यंजन नहीं है, वत्सर्य, वत्सर्य आपका न होता है, र होता है, ल होता है, वो नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि वो होता है आपका दंत्योष्ट व्यंजन। वत्सर्य का मतलब होता है जिसे बोलते समय आपका जीव ऊपर तालु से लगे, जैसे न होता है, र होता है, ल होता है, तो ये जीव का जो नोक है आगे की वो जाकर के तालु से चिपकती है, वो में नहीं चिपकेगी, वो में आपका दांत और होठों के बीच का संपर्क होता है, तो ये दंत्योष्ट होता है, तो इसका सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अशुद्ध वर्तनी है, कौन सी एक अशुद्ध वर्तनी है, तो इनमें से आपका अशुद्ध वर्तनी है, अभिनेता बिल्कुल ठीक है, दधीची भी ठीक है, पीतांबर भी ठीक है, ये गलत है, ये होना चाहिए था कठिनाई, क्या होना चाहिए था, कठिनाई नहीं कठिनाई। अगला कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम, कदली बिल्कुल है, केले, केला इसका तद्भव होता है, गर्त, गर्त का मतलब गहरा, इसका तद्भव गहरा है, नकुल, इसका नेवला को संस्कृत में नकुल बोलते हैं, गुसाई, गुसाई आपका तद्भव शब्द है, यानी कि तत्सम नहीं है, तो ये सही होगा, क्योंकि ये शब्द बना है गोस्वामी, गोस्वामी, इसका तद्भव होगा, तत्सम होगा गोस्वामी, और इसका तद्भव शब्द है गुसाई, तो ये सही है, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों तत्सम है। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध के रचनाकार है, श्रृंखला की कड़ियां किसने लिखा है, महादेवी वर्मा का है, श्रृंखला की कड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गुण भक्ति का ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित नहीं है, निर्गुण भक्ति धारा के तो ये सभी हैं, क्योंकि सगुण में तो राम और कृष्ण भक्ति है, राम और कृष्ण की भक्ति इनमें से कोई नहीं है। कबीरदास सगुण भक्ति धारा में है, लेकिन ज्ञान मार्गी है, ज्ञान बांट रहे थे। रैदास भी सगुण भक्ति धारा में है, सॉरी निर्गुण में है और ज्ञान बांट रहे थे, ये भी निर्गुण, ये भी निर्गुण, नानक भी निर्गुण, जयसी भी निर्गुण, सभी है निर्गुण, लेकिन इसमें से कबीर ज्ञान मार्गी है, रैदास भी ज्ञान बांट रहे हैं, नानक भी, जयसी ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। जयसी ने जैसे पद्मावत लिखा तो वो किस पर आधारित है, प्रेम, तो ये प्रेम मार्गी होगा, तो ये ज्ञान मार्गी नहीं है बल्कि प्रेम मार्गी है। कार्यालय में कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है,
कार्यालयी कार्य में नोटिंग, कार्यालयी कार्य में नोटिंग मतलब किसी चीज पर आपका, जैसे किसी अधिकारी को कोई चीज पर आपका नोटिंग करना है तो इसका मतलब उस पर टिप्पणी लिखेगा कि वो क्या इसमें होना चाहिए। कोई भी बड़ा अधिकारी जब उसके पास कोई पत्र आदि पहुंचता है तो उसके ऊपर वो अपनी तरफ से जो सुझाव देना चाहता है तो उस पर नोटिंग लिख देता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी लिखना। अगला, छंद पढ़ते समय आने वाले बहुत सारे, एक बच्चे ने लिखा था पिछले उसमें कि सर रस छंद अलंकार आपके उसमें है नहीं। अब सिलेबस में उसने ना लिखा हो बकायदा, लेकिन पूछ तो रहा है। पिछली बार यमाता राजभानस पूछ लिया, वो छंद से था। एक आध बार अलंकार भी पूछ लिए, तो चाहे अनचाहे बगैर पूछ ले रहा है। और इसको आप रस छंद अलंकार की बेसिक चीजें पढ़कर ही जाना, क्योंकि ये आपका कई बार पूछ लेता है तो 1 नंबर बन जाता है। अगर आप उसको नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा। आपने देखा होगा सचिवालय रक्षक वाले में यमाता राजभानस पूछा था, इसीलिए मैंने ये लिया हुआ है। तो यति बोलते हैं, यानी कि जहां पर किसी छंद में विराम आता है, मतलब जैसे दोहा है, दोहे में 4 चरण होते हैं, तो पहले चरण के बाद जो विराम होगा उस विराम को बोलेंगे यति। किस खेत की मूली का सही अर्थ, किस खेत की मूली हो बोलते हैं, तो किस खेत की मूली का मतलब ये होता है कि कहाँ हो, आधारहीन और शक्तिहीन, आधारहीन और शक्तिहीन होता है किस खेत की मूली का अर्थ। मतलब बोलते हैं ना, तुम किस खेत की मूली हो देख लूंगा, यानी कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो, यानी कि हल्के और आधारहीन हो। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में 100 रुपए की खरीदी, वाक्य में दोष है, विशेषण का नहीं है, क्रिया का नहीं है, परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह का दोष है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, मैं खरीदी, मैंने ये कुर्सी 100 रुपए में खरीदी। तो इसका मतलब कि गलत कारक चिन्ह लगा है, यहां पर परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। यही सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, एक ही वाक्य है, इसमें 2 उपवाक्य है नहीं। उसने कहा कि, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, 2 अलग अलग वाक्य हैं, की द्वारा जोड़े हैं, तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। काम समाप्त करो, काम समाप्त करो खत्म हो गया, और घर और जाओ, तो ये आपका और लगा दिया तो संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने एक हिरण को देखा जो घायल था, मैंने एक हिरण को देखा एक वाक्य, जो घायल था दूसरा वाक्य, तो जो से जुड़ा है मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र है, ये संयुक्त है, ये मिश्र है, तो ये आपका सरल वाक्य, ये सही है। अभ्यास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अभ्यास, अभ्यास शब्द बना है अभिधन आस से, अभिधन आस से कैसे बनेगा देखो, अ और भ में से अगर आपका ई निकाल लोगे और यहां आ, तो पहले पद का अंत ई या ओ में हो, दूसरे पद का अंत किसी अन्य स्वर में हो, तो ई वाला क्या बन जाता है, य। तो अब इसका छोटी, सॉरी ये छोटी ई है, छोटी ई और आ मिल करके क्या बन जाएंगे, या, क्या बन जाएंगे, या। तो भ से अगर मात्रा हट गई है की, तो वो रह जाएगा आधा, और ई और आ मिल करके बन गए हैं या, बाकी 100 तो वही रहना है, अभ्यास। तो इसका मतलब ये है, और इसमें संधि होगी यण संधि, ये वचन का है। ठाकुर शब्द में आइन प्रत्यय लगाने से निर्मित सही शब्द होगा ठाकुराइन, ठाकराइन, ठकुराइन या ठकुरायन। इसमें से जो सही शब्द होगा बहुवचन में, ठाकुर का जो आपका बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द होगा वो आपका, सॉरी बहुवचन नहीं, लिंग से संबंधित है, इसका होगा ठकुराइन सही आंसर। मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, रेखांकित पद होगा, तो मेरे घर के पीछे, रेखांकित पद क्या है, पीछे, तो ये पीछे है तो अव्यय, लेकिन कौन सा अव्यय होगा ये देख लीजिए, क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताना चाहिए, यहाँ क्रिया नहीं हो रही है। संबंध बोधक बिल्कुल होगा, मतलब जो मंदिर के साथ मेरे घर का संबंध जोड़ रहा है वो पीछे। और एक चीज और विशेषता, संबंध बोधक अव्यय से आगे हमेशा परिसर्ग चिन्ह होता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द है, पीछे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, लड़का भोजन कर रहा है, लड़के की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, कर्तृवाच्य। दीपावली नवंबर में मनाई जाती है, अब देखो दीपावली किसको मना रहे हैं, दीपावली को, कोई करता है नहीं है, दीपावली क्या है, कर्म, तो ये क्या है, कर्मवाच्य, यही हो जाएगा कर्मवाच्य सही। मुझसे लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा, क्योंकि भाव से ही क्रिया हो रही है। गोपाल गाना गा रहा है, गोपाल यानी कि गोपाल की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कर्ता की बात ना हो करके
यहाँ दीपावली क्या है, कर्म, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा इसका, कर्मवाच्य है इसमें। यह उपयोगी साधन है, वाक्य में सर्वनाम होगा, यह उपयोगी साधन है, यह और वह दूर और नजदीक बताने के लिए होता है, तब वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यह और वह, क्योंकि यह शब्द आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। आपके उत्तम पुरुष, सॉरी, जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उसके लिए आपका मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाता है कि यह आपका किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह कहाँ गया है, तो इसका मतलब वो अब नजदीक की बात नहीं कर रहा, यह कोई वहां पर व्यक्ति रहा होगा, तो वहां पर वो आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये दूर और नजदीक के लिए बता रहा है। नेताजी का लड़का बदमाश है, वाक्य में कारक होगा नेताजी का की के रारी रे नानी ने, सब संबंध बोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा इनमें से, बैल एक जाति है, जैसे गाय जातिवाचक है तो बैल भी जातिवाचक। मकान एक इमारतों की जाति है, ठीक है, उसमें घर भी होता है, सब सारी चीजें होती हैं, मतलब कोई भी आपका वस्तु जो होती है वो आपके इसी के अंतर्गत आती है, जो आपके जैसे मकान है, घर है, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसान एक तरह के काम करने वाले लोगों की प्रजाति है, तो ये भी आपका जातिवाचक हो गया। संतरा एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर, दिक यानी कि दिशाएं, अंबर का मतलब वस्त्र, जिसका दिशाएं वस्त्र हो दिगंबर कहलाया। कौन सा एक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रतप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक चांदनी का नहीं होता है, चंदा का होता है, यानी कि चंद्रमा का होता है, तो ये आपका सही आंसर ये है। अब आ गया उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर कौन सा आपका आयोग गठित किया गया है। नीति आयोग, जैसे केंद्र में नीति आयोग है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में कौन सा आयोग गठित किया? सुशासन आयोग, योजना आयोग, सेतु आयोग, राज्य नियोजन आयोग। योजना आयोग की तर्ज पर ही तो है सेतु आयोग। क्या बोल रहे हैं इसको? सेतु बोल रहे हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये होगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये इसका सही आंसर, यानी कि सेतु इसका सही आंसर है। कार्तिकेयपुर नरेशों के अभिलेखों की लिपि का उपयोग हुआ है। कार्तिकेयपुर अभिलेख, जो 8 अभिलेख अभी तक मिले हैं, उनमें लिपि का प्रयोग किया गया है कुटिला लिपि का, मतलब कुछ कोड वर्ड में लिखा गया है कुटिला। अगला, पिथौरागढ़ के थल के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण स्थापना किस चंद शासक ने कराई थी? ये जो पिथौरागढ़ का थल मंदिर है, इस थल के प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना जब आपके रुद्रचंद्र ने सीरा को जीता था, तो उसके उपलक्ष्य में कराई गई थी, तो इसका सही आंसर रुद्रचंद्र होगा। एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उत्तरकाशी में आयोजित पहले पर्वतारोहण अभियान, क्योंकि पर्वतारोहण के लिए भी एनडीआरएफ अब काम कर रहा है, तो उसने पहला पर्वतारोहण अभियान अभी उत्तरकाशी में आयोजित किया, तो उसे क्या नाम दिया गया था? साहस, परम, शौर्य या सजग, तो इसका नाम है साहस। अभी उत्तराखंड में एनडीआरएफ ने अपना पहला आपका पर्वतारोहण अभियान किया था। अगला, हाल ही में पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? पंच केदारों में से हाल ही में जिसे आपका स्मारक घोषित किया गया है, वो है सबसे ऊंचाई पर स्थित केदार तुंगनाथ। कत्यूर वंशी राजकुमारी की उपाधि होती थी, कत्यूर वंश के राजकुमारों की उपाधि होती थी रजबार, इनको बोलते थे रजबार। कुंवर है, गुसाई है, युवराज है, ये चंदों की उपाधि होती थी, चंद राजकुमारों की, वो अपने नाम के पीछे ऐसे लगाते थे, गुसाई लगाते थे, कुंवर लगाते थे, युवराज, जो कत्यूर है वो लगाते थे रजबार। अगला, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? क्योंकि रेल अभी बहुत हाईलाइट हो रखी है, तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत जो ट्रेन चली थी, ये हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, मन की बात, अभी प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण हुआ था,
तो मन की बात के 100वें संस्करण में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में रेडियो ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? कई सारे आपके रेडियो ट्रांसमीटर उन्होंने वर्चुअली उद्घाटित किए एफएम के उसमें फॉर्म में। तो उत्तराखंड में जो आपका रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था वो किया इसी में, मन की बात में ही, उत्तरकाशी में। अगला, उत्तराखंड पंचायती राज में क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है। क्षेत्र पंचायत किसे बोलते हैं? बीडीसी को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है उसे बीडीसी बोलते हैं। उसका जो सचिव होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी। देखो जो जिले का होता है जिला पंचायत का जिला पंचायती राज अधिकारी, या ये नहीं है तो सीडीओ होगा, मुख्य विकास अधिकारी। गांव का जो ग्राम पंचायत होती है उसका बीपीडीओ होता है, और बीडीओ होता है आपका खंड विकास अधिकारी। ये आपका क्षेत्र पंचायत जिसे हम बीडीसी बोलते हैं उसका सचिव ये हो जाता है। अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है, सचिव ये। कौन सा एक दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? श्रृंगकंठ ट्रांस हिमालय में नहीं है, ट्रेल पास ट्रांस हिमालय में नहीं है, लिपू लेक ट्रांस हिमालय में, क्योंकि ये तो आंतरिक हिमालय में ही सारे, तो लिपू लेक इसमें सही आंसर है। बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? बुरांस को 1974 के आपके वन जो संरक्षण है उसके तहत, वन जो वृक्ष संरक्षण है उसके तहत इसे एक संरक्षित प्रजाति घोषित कर दिया गया था 1974। निम्नलिखित में से कौन से जिले में भाबर स्थित नहीं है? भाबर क्या है? शिवालिक के ठीक नीचे आपके नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से बिछे हुए ढेर, यानी कि जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जिन्हें बोलते हैं। तो इनमें से जिनमें देखो शिवालिक होगी उनमें भाबर भी होगा। चंपावत में शिवालिक है, भाबर भी होगा। नैनीताल में शिवालिक है, भाबर भी होगा। पौड़ी में शिवालिक है, भाबर भी होगा। उधम सिंह नगर केवल तराई में, विशुद्ध तराई में स्थित जिला है। तो इसका सही आंसर उधम सिंह नगर होगा। विधानसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में कहां है? हरिद्वार में। कर्नल ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1816 है। कर्नल ट्रेल द्वारा 1816 में की गई थी। आपके पहला जो आपका जेल बनी थी अल्मोड़ा, फिर पौड़ी में बनाई 1818 में। उत्तराखंड में प्रयोग में लाया जाने वाला चुपटोला शब्द का संबंध है। उत्तराखंड में चुपटोला किसे कहते हैं? चुपटोला कहते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपके जो जल स्रोत होते हैं, जैसे खेत आदि के कोने में कहीं कहीं पर अपने आप ही पृथ्वी के अंदर से छोटे गड्ढे के रूप में जल निकल जाता है। मवेशियों को चराने के लिए चरागाह में जाने वाले लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो चुपटोला एक जल स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा वन विभाग की स्थापना के लिए किस देश के विशेषज्ञों की सहायता ली गई? 1864-65 में जो वन विभाग स्थापित किए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में, तो उसके लिए जर्मन विशेषज्ञों की सहायता ली गई थी। जर्मन विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़ आदि सहायक नदियां हैं। गणेश गंगा है, ऋषि गंगा है, कियोगाड़ है, ये सब धौली गंगा पश्चिम जो आपके विष्णुगाड़ भी कहलाती है, और इसी पर आपका पहला प्रयाग बनता है जिसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं, उसकी सहायक है ये सारी। अगला, रामदत्त पंत जिनकी मूल उपाधि कविराज है का मूल व्यवसाय क्या था? रामदत्त पंत कोई आपके उनका जो मूल व्यवसाय था वो साहित्य नहीं है, कविताएं लिखते थे, इसीलिए कविराज कहलाए। बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, लेकिन वो मूल रूप से थे वैद्य, यानी कि उस समय के आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बंगाल से देहरादून किस वर्ष लाया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बंगाल से देहरादून आया था 1942 में। 1767 में स्थापित हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल के आसपास खतरा मंडरा रहा था आजाद हिंद फौज और जापानी सेना का। तो अंग्रेजी शासन ने समझा कि अगर वहां मैप वगैरह हाथ लग गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए उनकी सारी चीजें शिफ्ट कर दी आपकी, क्योंकि बंगाल से देहरादून बहुत सुरक्षित जगह पर था, वहां से उनके दस्तावेज मिस नहीं हो सकते थे, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया उस समय एकमात्र मैप बनाने वाली संस्था थी और उसके अलावा मैप होते नहीं थे। तो मैप में रास्तों को ढूंढना, ये सब चीजें करना आसान हो जाता सेना के लिए। इसी स्ट्रेटजी के तहत आपका 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बंगाल से उत्तराखंड ले आया गया देहरादून में। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में स्नो लेपर्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, ये आपका 1991 में शुरू हुआ है स्नो लेपर्ड। अगला क्वेश्चन है,
पर्वतीय क्षेत्रों की सबसे उपजाऊ भूमि क्या होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे उपजाऊ भूमि क्या होती है? तालाब। पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपके नदी घाटी वाले या छोटे जो आपके सीमार वाले जहां पानी की उपलब्धता होती है, सिंचित क्षेत्र को तालाब कहते हैं। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। कौन सी जल विद्युत परियोजना का संबंध यमुना से नहीं है? यमुना से खोदरी नहीं है। खोदरी एक्चुअल में है तो वहीं पर, लेकिन टॉस पर है। बाकी ढकरानी है, कुल्हाल है, लखवाड़ है, ये सब आपकी यमुना की है। खोदरी टॉस की है। रुद्रप्रयाग का थालू मेला किस देवता को समर्पित है? रुद्रप्रयाग में जो थालू मेला लगता है वो समर्पित है नगेला देवता को। अगला क्वेश्चन है, औरतों का शहर उपन्यास किसकी रचना है? औरतों का शहर उपन्यास है शैलेश मटियानी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लांग और बेला नृत्य किस क्षेत्र में? लांग और बेला नृत्य मूलतः गढ़वाल के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कुलड़ी और लाइब्रेरी बाजार किस नगर में स्थित है? कुलड़ी बाजार और लाइब्रेरी बाजार आपके मसूरी के दो प्रमुख बाजार हैं। अगला क्वेश्चन है, हुकुम सिंह पांगती का संबंध किस क्षेत्र से है? हुकुम सिंह पांगती आपका पद्मश्री है, ये आपके पर्वतारोहण से जुड़े हैं। सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश करने वाली पहली रेजिमेंट थी। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, उसमें सबसे पहले कदम रखा था कुमाऊं रेजिमेंट ने। इसी ने सबसे पहले वहां पर आपका कदम रखे थे। उत्तराखंड का एकमात्र एनआईटी नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका श्रीनगर में है। एनआईटी श्रीनगर। रुड़की में तो आईआईटी है, ये एनआईटी है। टिहरी राज्य प्रजामंडलम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? श्रीदेव सुमन ने जो टिहरी राज्य प्रजामंडलम बनाया था वो बनाया था देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, मडान नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मडान नृत्य को क्या बोलते हैं? केदार नृत्य भी बोलते हैं। मडान नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। अगला, इमरती नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इमरती पैर का आभूषण है, चांदी से निर्मित होता है। पैर के आभूषण चांदी के ही होते हैं, ये आप सबको पता होगा। पैर में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति स्वयं को खस राजपूत मानती है? भोटिया। ये तो किरातों के हैं, ये मंगोल और डोम के बोले जाते हैं। ये पतवार राजपूत माने जाते हैं, इनको पतवार राजपूत कहा जाता है। ये मंगोल और डोम के मिश्रण माने जाते हैं और थारू मानते हैं अपने आप को किरातों का वंशज। भोटिया अपने को खस राजपूत मानते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तराखंड में द्वितीयक क्षेत्र का सबसे बड़ा। अब तो द्वितीयक और तृतीयक में लगभग 2-3 पॉइंट का अंतर है, बस हो गया। पहले आपका द्वितीयक क्षेत्र बहुत ज्यादा था, यानी कि उद्योग क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अभी भी उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर है, और प्राथमिक क्षेत्र तीसरे में है। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में तृतीय क्षेत्र आपका पहले नंबर पर है, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र दूसरे नंबर पर है, और प्राथमिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र पहले नंबर पर, द्वितीय क्षेत्र आपका दूसरे नंबर पर, और प्राथमिक क्षेत्र तीसरे नंबर पर है भारत की जीडीपी में। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर यह है, और तीसरे नंबर पर यह है। प्राथमिक का मतलब कृषि और उसकी अन्य जो क्रियाएं होती हैं या प्रकृति से जो चीजें डायरेक्ट मिलती हैं। द्वितीयक का मतलब विनिर्माण, जो प्रकृति से मिली हैं उन्हें उद्योगों में दोबारा से निर्मित करना। और तृतीयक का मतलब है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। उसमें सारी चीजें आती हैं जो भी आपके प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में हम लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस सेक्टर है, वकील अपना काम कर रहा है, सर्विस है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, सर्विस है, बैंक, LIC, सारी चीजें सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। तो भारत में तो सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस ही है, लेकिन उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा है। इंडियन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है, यह है मोहान में, अल्मोड़ा के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो हाईवे निकल रहा है उसी के आगे जाकर के अल्मोड़ा जिले में आता है मोहान। राज्य की कृषि कार्य में महिला श्रम का योगदान कितना है? लगभग कितना है महिला श्रम? हमारे राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कृषि क्षेत्र में जो अधिकतर जो भार है कृषि कार्यों का वो महिलाओं पर है, तो 60% महिलाएं निभा रही हैं कृषि कार्यों को। अगला, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? तो ये भवानी सिंह रावत थे। चंद्रशेखर आजाद की जो HSRA थी उसमें, पहले तो ये HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, बाद में फिर इसे दोबारा से, क्योंकि HRA तो आपको पता है काकोरी कांड के बाद
भंग हो गया था, अधिकतर लोग पकड़े गए थे, एकमात्र चंद्रशेखर आजाद ही बने थे। बाद में इन्होंने सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्ता आदि के साथ मिलकर के इसे आपके HSRA बना दिया। तो HSRA सोशलिस्ट भी जोड़ दिया इसमें। तो इसमें भवानी सिंह रावत थे जो चंद्रशेखर आजाद को लेकर के दुगड्डा भी आए थे। अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड में किस वर्ष आरंभ हुई थी? अटल खाद्यान्न योजना सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई थी 2011 में, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार होगी अटल नाम से वही करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में किस प्राकृतिक 2011 में बीजेपी की सरकार की, इसलिए बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में किस प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक मानवीय क्षति हो रही है? वर्तमान में उत्तराखंड में जो आपके सबसे ज्यादा मानवीय क्षति पिछले कुछ सालों में हुई है वो हुई है भूस्खलन से। भूस्खलन से सबसे ज्यादा क्षति हो रही है। बादल फटने का भी परिणाम भूस्खलन है और आपके बाढ़ के कारण कटाव का परिणाम भी भूस्खलन है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई थी? ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो 2009 में शुरू हुई थी, सबसे पहले उत्तराखंड में ये पौड़ी जिले में शुरू हुई थी ई डिस्ट्रिक्ट योजना। तो ये 100 क्वेश्चन है, इनका मैंने आंसर बता दिया। आप मिलान करने के बाद हमें कमेंट्स पर लिखिए कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, और उसके अलावा आप इससे समझ जाओगे इस पेपर को देने के बाद निश्चित तौर पर कि इस पेपर का लेवल आपके जो पेपर बनाए जा रहे हैं उनके समान ही है। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।